बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वेक्टर के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम वेक्टर्स को अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में किस तरह से शो करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन को हम हिंदी में कह देते हैं बीजगणितीय निरूपण। ठीक है नहीं? तो वेक्टर को अलग अलग प्रकार से हम करते हैं। तो हमने देखा था कि मुख्यतः जो है इसके दो तरीके हैं। एक है तुम्हारा ज्यामितीय निरूपण, जिसमें हम चित्र बना के करते हैं, और उसका डिस्कशन हमने पिछले वाली वीडियो में किया है। और एक है हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि मैथमेटिकल और बीजगणितीय रिप्रेजेंटेशन। तो हम यहाँ इसको किस तरीके से करेंगे? तो जैसे सपोज कर लीजिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटर में कि जैसे मान लीजिए हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली। तो ये आपकी एक्स एक्सिस है मान लीजिए, और ये आपकी इस डायरेक्शन में हमने इसको वाई एक्सिस मान लिया, सपोज कर लीजिए। ठीक, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारी दो एक्सिस हैं, और एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज कर लीजिए हमारा एक वेक्टर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक्स की डायरेक्शन में, यानी कि जो हमारी एक्स एक्सिस है, अब ये वेक्टर है मान लीजिए, इस वेक्टर को हमने ए से शो किया। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक और दूसरा वेक्टर बना सकते हैं। मान लीजिए हमने उसको नाम दे दिया ए एक्स वेक्टर। ठीक है, उसके ऊपर हमने वेक्टर लगा दिया। इसी तरीके से हम वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी एक वेक्टर ले सकते हैं। उसको हमने ए वाई वेक्टर नाम दे दिया। तो दो वेक्टर हो गए हमारे, ए एक्स और ए वाई। और आप देखिए कि ये दोनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। हाँ, ए एक्स जो है वो ए वाई के लंबवत है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी 90 डिग्री पर हैं। तो हमने यहाँ पर अब वेक्टर एडिशन का ट्रायंगुलर लॉ लगाया। तो ट्रायंगुलर लॉ लगा के आप देखोगे कि जो ए है वो दो वेक्टर का सम हो गया, यानी कि ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर का सम हो गया। तो दो एक्सिस थी हमारी, तो हमने दो एक्सिस के रूप में इसको तोड़ लिया, यानी वेक्टर ए को हमने ए एक्स और ए वाई के रूप में ले लिया। ठीक हो गया। जहाँ जो हमारा ए एक्स वेक्टर है, ए एक्स वेक्टर इज along एक्स एक्सिस, और ए वाई वेक्टर जो है वो हमारा इज along वाई एक्सिस। ठीक हो गया। तो अगर मान लीजिए हमारी तीन एक्सिस हो जाएं, तो हम इसको तीन हिस्सों में तोड़ सकते हैं। तो इफ़ वी हैव थ्री एक्सिस, इफ वी हैव थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस है ना। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस हैं, तो जैसे मान लीजिए हमने एक एक्सेस इस डायरेक्शन में ले ली, सपोज कर लीजिए उसको हमने जेड एक्सेस के नाम के द्वारा, देन वी कैन राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं? देन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए को ए एक्स, यानी कि जो एक्स डायरेक्शन में, प्लस ए वाई जो कि तुम्हारा वाई डायरेक्शन में है, और प्लस ए जेड है नहीं, जो कि हमारा जेड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया, वेक्टर ए हो गया, उसको हमने तीन कंपोनेंट्स में तोड़ लिया। तो ये जो तुम्हारे ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ये जो हैं आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। तो ये वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं। ठीक हो गया। यानी ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमने इसमें यहाँ पर ट्रायंगुलर लॉ लगा के लिख दिया इसका। ठीक है। इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन आल्सो राइट
we can also write a बराबर, यानी a वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि ax i प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो हमने ये जो ए एक्स लिखा है, देखो ये ए एक्स और इस ए एक्स में डिफरेंस है। देखो इस ए एक्स के ऊपर हमने एरो नहीं लगाया है, यहाँ पर ए एक्स के ऊपर हमारा एरो है, यानी कि ये पूरी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ये जो क्वांटिटी है ए एक्स, ये इस वेक्टर का परिमाण है, ठीक है। और आई जे के जो हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं, वेयर आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, चूंकि वेक्टर्स हैं तो इनकी डायरेक्शन भी होगी, तो किस डायरेक्शन में है, तो अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली वर्ड इसके साथ लगा देंगे, यानी आई जे के, तो आई वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक हो गया। इसी तरीके से जे जो यूनिट वेक्टर है वो वाई की डायरेक्शन में है, और के जो यूनिट वेक्टर है वो तुम्हारा जेड की डायरेक्शन में। और यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया कि अगर हम इनका परिमाण निकालेंगे तो वो हमारा 1 आएगा, है नहीं, 1 यूनिट। मतलब 1 का मतलब यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि 1 सेंटीमीटर या 1 इंच या 1 मिलीमीटर, वो जो भी आप यूनिट लेंगे वो उसकी यूनिट में आ जाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं, बिकॉज दीज हैव दियर मैग्नीट्यूड यूनिटी। तो अभी आपकी बात समझ में आ गई, तो ये अब इसको आप समझने के लिए आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर ए, उसको हमने 3 कंपोनेंट्स में लिख दिया, और उसी इक्वेशन को हम यूनिट वेक्टर्स आई जे के रूप में भी लिख सकते हैं। ये आई जे के कभी कभी क्या है, इनको बेसिस वेक्टर भी कह देते हैं। तो समटाइम्स वी कॉल आई जे एंड के एज बेसिस वेक्टर्स। ये बेसिस वेक्टर्स भी कहलाते हैं, ठीक है ना, इनको हम बेसिस वेक्टर भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी वेक्टर जो है वो इनकी बेसिस में लिखा गया, अर्थात आई जे के का यूज़ करके हम किसी भी वेक्टर को बना सकते हैं। अब आप देखोगे आगे जब आप मैकेनिक्स पढ़ोगे तो आप देखोगे जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज आती हैं ना, वो सब आई जे के या आई जे या खाली आई या खाली जे या खाली के, मतलब लेकिन जो भी होगा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो भी होगी उसको हम आई जे के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। अर्थात आई जे के जो है वो बेस हैं, यानी कि दीज वेक्टर्स आर द बेस ऑफ एनी वेक्टर। तो वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ आई जे के। तो इसलिए आई जे के को हम क्या है, बेसिस वेक्टर भी कह देते हैं, यानी बेस शब्द से ये निकला हुआ है, ठीक हो गया बेटा। तो हमने ए को कंपोनेंट्स के रूप में लिख दिया और बेसिस वेक्टर के रूप में लिख दिया। अब तुम देखोगे ए एक्स और ए एक्स में क्या रिलेशन है। वी आल्सो नोट, क्या इसमें हम नोट कर रहे हैं, वी ऑल्सो नोट दैट, क्या नोट कर रहे हैं कि जो ए एक्स का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि ये वेक्टर जो है ए एक्स, इसका मैग्नीट्यूड, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैग्नीट्यूड का मतलब है उसके दोनों तरफ हमने एक बार लगा दी है, यानी कि इस वेक्टर का परिमाण उसको हमने ए एक्स से शो किया है, ठीक है। इसी तरीके से ए वाई जो वेक्टर है उसके परिमाण को हमने ए वाई से शो कर दिया, ठीक है। और ए जेड वेक्टर के परिमाण को हमने ए जेड से शो कर दिया। तो आप समझ में आ गए, ए एक्स वेक्टर है उसका परिमाण ए एक्स के बराबर है, ए वाई वेक्टर है उसका परिमाण ए वाई के बराबर है, ए जेड ये हो गया। इसी तरीके से जो वेक्टर ए है उसका परिमाण होता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस
ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये आपको याद करना है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो वेक्टर ए का परिमाण। तो अब आपको क्लियर होता जा रहा होगा कि वेक्टर ए एक जनरल वेक्टर है, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, वो तीनों कंपोनेंट्स भी आपस में वेक्टर हैं, है ना। उन वेक्टर्स को हम बेसिस वेक्टर आई जे के की फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिस वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं यानी कि ए एक्स ए वाई ए जेड, वो उनके परिमाण हैं। मतलब इसको आप एक तरह से समझ लीजिए कि ए एक्स इज हियर, यहाँ पे मैं फिर लिख दे रहा हूँ, है ना, हियर ए एक्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एक्स, सिमिलरली अदर्स, इसी तरीके से आप अन्य चीज़ों को भी समझ सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब आपको मैंने बताया था कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हमको उसकी मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी हमको उसको डायरेक्शन भी हम इसका देखेंगे, इसका डायरेक्शन किस तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब देखिए ये मॉड ए है, यानी कि वेक्टर ए का परिमाण है, और ए एक्स जो है वो ए एक्स वेक्टर का परिमाण है। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो वास्तव में डायरेक्शन होती है। यानी कि हम यहाँ डायरेक्शन किस तरह से शो करते हैं, तो सपोज कर लीजिए कि जैसे एक बार मैं फिर फिगर बना दे रहा हूँ। ये आपने लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ठीक है नहीं, इस डायरेक्शन में आपने एक्स ले लिया, और मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में सपोज कर लीजिए हम वाई ले लेते हैं, और इस डायरेक्शन में जेड ले लेते हैं। मान लीजिए जनरल हम सीख रहे हैं, यहाँ पर हमने वाई, ऊपर वाले में हमने वाई जो था ऊपर लिया था, यहाँ पर हम जेड ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं। तो मान लीजिए कोई वेक्टर हमारा ए वेक्टर है, नहीं ये वेक्टर है, तो एक्स एक्सिस से जो ये एंगल बनाएगा उसको हम एक पर्टिकुलर, मतलब एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, अब उसको हम सपोज कर लीजिए, उसको हम नाम दे देते हैं ए और आई ले लीजिए मान लीजिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में आई यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन में आई यूनिट वेक्टर है। तो इनके बीच यानी कि ए और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल को हमने मान लीजिए ए आई ले लिया। अभी ये एंगल जैसा नहीं है, ब्रैकेट जैसा लग रहा है आपको, लेकिन आप इसको फिलहाल ये मान लीजिए कि ये एंगल है, ठीक है। इसी तरीके से वाई एक्सिस से वेक्टर एक एंगल बना रहा होगा, तो इसको हमने नाम ले लिया ए, और इस डायरेक्शन में चूंकि जे है तो यूनिट वेक्टर जे ले लिया हमने इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल हो गया। इसी तरीके से जेड एक्सिस के साथ एक एंगल बन रहा होगा, तो उसको हम नाम दे देंगे ब्रैकेट में ए और के। तो वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस से एक एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से एक एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है, और हम उसको कैसे लिख सकते हैं, वी हियर राइट दैट, क्या लिख रहे हैं कि ए का प्रोजेक्शन। अब देखो ये, आप देखिए कि ये एंगल निकालने के लिए मान लो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर इसमें डालते हैं, ठीक है नहीं। अब आप इसको फिलहाल एक टू प्लेन में समझ लीजिए। तो परपेंडिकुलर जब हम डालेंगे तो ये जो एंगल हमारा आएगा, ये वेक्टर इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे देगा। अब ये हम समझाने के लिए समझ रहे हैं, एक्चुअली में ये फिगर इस तरह से नहीं है, ठीक हो गया। तो वेक्टर ए एक्स एक्सिस से एक एंगल बना रहा है, वेक्टर ए का मॉड ए है, और इसका जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है वो ए एक्स के बराबर है, ठीक हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ए एक्स बराबर मॉड ए कॉस ए आई, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये हमने ऐसे कैसे लिखा, कि ये एंगल हमारा थीटा है, सपोज कर लीजिए ए आई है, इसका मॉड जो था वो हमारा मॉड ए हो गया, मॉड ए हो गया, मॉड ए ने एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन किया, और प्रोजेक्शन जो है वो हमारा ए एक्स के बराबर है, मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो ए एक्स यानी कि विच इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वेक्टर, मॉड ए विच इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो ये है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं ए वाई बराबर, है ना, तो वो मॉड ए आ जाएगा,
कॉस ए और जे आ जाएगा। इसी तरीके से ए जेड बराबर मॉड ए कॉस ए वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो विच इम्प्लाइज, इन तीनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि कॉस ए आई किसके बराबर आया, ए एक्स बटे मॉड ए। ठीक है, इसी तरीके से कॉस ए जे ये किसके बराबर आ जाएगा, ए वाई अपॉन मॉड ए। एंड सिमिलरली कॉस ए के को हम लिख सकते हैं ए जेड अपॉन मॉड ए। ठीक हो गया। तो ये जो कॉस ए आई, कॉस ए जे और कॉस ए के हैं, ये कहलाते हैं तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइंस, है नहीं। यानी कॉस ए आई कॉमा कॉस ए जे कॉमा कॉस ए के आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन हम इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं, यानी कि वेक्टर ए और आई के बीच में जो एंगल है वो कितना है, वो इसके बराबर है। वेक्टर ए और जे यानी कि वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, वो ये है। और वेक्टर ए और के बीच में एंगल कितना है, तो ये है। क्योंकि ऐसा है, वेक्टर ए 3 एक्सिस में हमने इसको रिजॉल्व किया है ना, तो हम 3 एंगल बताएंगे, तभी जाके हमारी वेक्टर की पूरी डायरेक्शन शो होगी। हमको मालूम है कि वेक्टर क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। अब वैसे तो हम ये भी बता सकते हैं कि इसकी एक्स एक्सिस से डायरेक्शन इतनी है, लेकिन खाली एक्स एक्सिस से अगर हम डायरेक्शन बताएंगे तो हमारा पूरी डायरेक्शन उसकी डिफाइन नहीं होगी। तो उसकी पूरी डायरेक्शन बताने के लिए, चूँकि हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो हम एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस से उसकी डायरेक्शन बताएंगे। अगर हमारा 2 डायमेंशनल स्पेस होता तो वी विल रिप्रेजेंट विद द 2 कंपोनेंट्स, तो उस समय हमारे 2 ही एंगल हो जाते। और अगर अलोंग द लाइन है तो वहाँ पर हमें फिर किसी एंगल की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम लाइन के हिसाब से बता सकते हैं। तो बच्चों कॉस ए एक्स, कॉस ए जे, कॉस ए के, ये जो है इनको क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो हमको डायरेक्शन पता चल गई और वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको पता चल गया। तो 2 ही क्वांटिटी जो हैं वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती हैं। तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में हमने इनको इस तरीके से यूज़ किया। अच्छा, इनकी एक विशेष रिलेशन भी होती है, वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या रिलेशन है कि अगर आप कॉस इनका स्क्वायर करेंगे, यानी कि वी आल्सो सी दैट, क्या देख रहे हैं हम, कि कॉस स्क्वायर ऑफ ए आई प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए जे प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए के, ये बराबर कितना आएगा। तो कॉस स्क्वायर ए आई का मान आपने यहाँ से लिख दिया, ए एक्स, ठीक है नहीं, तो ए एक्स का स्क्वायर अपॉन मॉड ए का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर अपॉन मॉड ए का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर अपॉन मॉड ए का स्क्वायर। तो इसमें आप इसको लिख सकते हैं ऊपर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और अपॉन, ये कॉमन आ गया, मॉड ए स्क्वायर। और मॉड ए स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर के बराबर, यानी कि ये भी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर के बराबर है। तो ये आपका 1 आ गया। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज कि मॉड ए का स्क्वायर वास्तव में किसके बराबर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस
ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर के बराबर है। तो वही हमने यहाँ पर नीचे इस जगह पर यूज़ कर लिया और हमने प्रूफ कर दिया कि डायरेक्शन कोसाइंस का जो सम है ये 1 के बराबर आता है। तो आज बच्चों आपको मैंने रिप्रेजेंटेशन बता दिया, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें किसी वेक्टर को हम कोऑर्डिनेट एक्सेस के रिस्पेक्ट में शो करते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, 3 एक्सेस, उसके रिस्पेक्ट में शो करते हैं। कंपोनेंट के फॉर्म में हम इनको शो करते हैं, 1 2 3 कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट्स में, और आई जे के यानी कि बेसिस वेक्टर के रूप में शो करते हैं। अच्छा, किसी किसी बुक में ए एक्स ए वाई ए जेड जो यहाँ पे लिखा हुआ है इनको कंपोनेंट कहा जाता है। तो जो आपके रेफरेंस बुक में जैसा आपको दिया हो आप उसको समझ लीजिए। वैसे कंपोनेंट्स ये होते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, जो कि खुद वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और ए एक्स ए वाई ए जेड जो यहाँ लिखा गया है ये वास्तव में इनके परिमाण हैं। यानी कि ए एक्स इज, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहीं लिखा है कि जो ए एक्स है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एक्स है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, है नहीं, इसको याद कर लीजिए आप। तो आज के लिए इतना ही। कल दूसरे वीडियो में हम कुछ और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।